लिंडब्लॉम को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रैशनलिस्ट मॉडल को समझें या रैशनैलिटी की प्लेस को समझें वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। जब लिंडब्लॉम काम कर रहे थे अपनी पीएचडी के बाद पॉलिसी साइंसेस पे, तो ही कन्फ्रंटेड विद द आइडिया ऑफ रैशनलिज्म और द रैशनल मॉडल और द रैशनल प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी। थोड़ा सा अगर हम इसको समझ लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वाई लिंडब्लॉम took a different path to do policy sciences. 1950s और 1960s में अमेरिका में और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में जो रैशनलिस्ट मॉडल था डिसीजन मेकिंग का, वो बहुत डोमिनेंट था। इसको साइनॉप्टिक मॉडल भी कहा जा सकता है बिकॉज दिस इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इंक्लूसिव। और इसकी दो फॉर्म्स हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी हैं। एक टेक्निकल और फॉर्मल रैशनैलिटी, it means finding adequate, efficient or mechanical ways of doing things. For example, हाथ से कपड़े धोना may be considered irrational because it consumes a lot of time, जबकि मशीन से कपड़े धोना may be considered technical and rational because machine performs any function faster than the human beings. तो एक ये फॉर्म रैशनैलिटी की। जो दूसरी फॉर्म है वो इकोनॉमिक रैशनैलिटी है, जिसको इकोनॉमिस्ट बहुत यूज़ करते थे 1950s और 1960s के अमेरिका में। इससे मुराद ये है डूइंग मोर विद लेस और एलोकेटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज एफिशिएंटली और यूजिंग एनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज efficiently. So the main thing in both kinds of rationality is to find efficient ways of doing things or efficient ways of using available resources. कुछ और characteristics हैं rationalist model की, कि rationalist models means to ends model है। इसमें means adopt किए जाते हैं ends हासिल करने के लिए, goal oriented thinking की जाती है। और ये इंस्ट्रूमेंटल है, इट इज़ अंडरटेकन फॉर सर्टेन बेनिफिट्स, मटेरियल बेनिफिट्स। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि रैशनलिस्ट मॉडल में काफ़ी सारी मैथमेटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है, सो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एंड समटाइम्स रैशनलिस्ट थिंकिंग डज नॉट मैच विद द कॉन्टेक्स्ट। The real life is much more complicated, but the rational life is highly ordered because rational life में या rational thinking में people employ logic which has certain orderly principles जो real life की messiness के साथ match नहीं करते। Okay, जो rationality है वो it emerges from the mind of the analysts. It belongs there and it privileges technical or rational or logic or mathematics over democratic ideals. Democracy is different from the organization of rationality. In democracy, people make decisions about their lives, people govern their life, and they make decisions about their life using methods of deliberation, debate, talks, conflicts, and they trade off. But in rationality, while using rationality, we design things which are true or good according to the logic or according to the mathematical criteria. Okay, another characteristic of rationality is that the rational people or rational analysts, they base their decisions and actions on scientifically valid comparisons of all alternatives. इसकी मिसाल ये है कि डिसीजन मेकिंग करते वक्त एनालिस्ट्स मुख्तलिफ ऑप्शंस पे या ऑल्टरनेटिव्स पे गौर करते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया जाता है एज पॉलिसी और एज डिसीजंस। सो ये जो रैशनलिस्ट मेथड है, इसका एक करेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सपर्ट्स को के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है बिकॉज दे क्लेम द लेजिटिमेसी ऑफ देयर डिसीजन और ऑफ देयर चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ
rationality which they exercise in choosing alternatives. So experts ordinary लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं रैशनल मेथड में. इस रैशनैलिटी की डोमिनेंस को लिंडब्लॉम ने क्रिटिसाइज़ किया और ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्ट किए. तो थोड़ा सा अगर हम समझ लें कि लिंडब्लॉम के रैशनलिस्ट मॉडल को क्रिटिसाइज़ करने की वजह क्या थी और उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे. तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं. उनका पहला इतराज़ रैशनलिस्ट मॉडल पे ये था कि ह्यूमन बीइंग्स के पास बहुत लिमिटेड कैपेसिटीज़ हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की. यानी रैशनलिस्ट जिस तरह बिलीव करते हैं कि रीज़न, लॉजिक और मैथमेटिकल नॉलेज इज़ ऑल पावरफुल एंड इट कैन हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, इज़ नॉट ट्रू. जो दूसरा उनका एतराज़ ये था कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए या ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए किसी इशू पर वी नीड इंफॉर्मेशन एंड वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम इन द रियल लाइफ. हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती और हम कभी नहीं जानते कि हमारे किस ऑल्टरनेटिव का क्या नतीजा निकल सकता है. जो तीसरा उनका एतराज़ था कि एनालिसिस बहुत कीमती हो सकता है इसलिए कि हमारे पास टाइम भी कम है और रिसोर्सेज भी कम हैं और एनालिसिस is generally very expensive because it is undertaken by experts who need information and who need assistance, who need research. तो ये सारे पे बहुत सारे resources की ज़रूरत होती है जिनकी cost बाज़ benefits से बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी हेल्थ पॉलिसी या एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत सारी रिसर्च दरकार हो और बहुत सारा एनालिसिस दरकार हो जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हों, तो बाज़ औक़ात ये जो टोटल कॉस्ट है किसी एनालिसिस की वो उसके परसीव्ड या एक्चुअल बेनिफिट से भी ज़्यादा हो सकती है. ओके, एक और जो एतराज़ था लिंडब्लॉम का रैशनलिस्ट मॉडल पे ये था कि जो सेटिस्फैक्ट्री इवैल्यूएटिव मेथड्स हैं पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए वो शायद कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा सकते इतनी आसानी से. एक और अहम एतराज़ उनका ये था कि जो फैक्ट्स हैं और जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान एक गैप होता है और उस का एक रिलेशनशिप होता है जिसको बाज़ औक़ात एनालिस्ट्स नहीं समझ सकते और एनालिस्ट्स अमूमी तौर पर सोसाइटी की तमाम वैल्यू को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते. ओके, और एक और उनका जो एतराज़ था कि बहुत सारी जो फॉर्म्स हैं जो रैशनैलिटी के प्रॉब्लम्स हैं या जो लिमिटेशंस हैं उनको भी रैशनलिस्ट या एनालिस्ट जनरली तौर पर नहीं समझ सकते. उनके ख्याल में अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो रैशनलिस्ट मॉडल इम्प्रैक्टिकल था, अनरियलिस्टिक था और एक तरह से मॉरली डूबियस ideal था because it had the propensities of compromising democracy by rejecting ordinary knowledge. और इसकी मिसालें उनकी किताब पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर में मौजूद हैं और उनका एक आर्टिकल है द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू, उसमें भी इसकी मिसालें मौजूद हैं. सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है रैशनलिस्ट मॉडल को क्रिटिक करना.